हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना आप अपना टाइम टेबल स्टडी का सेट कर रखें, डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और यहाँ पर भी बातें हो रही हैं कि आज हम लोग सी-टेट के हिंदी सब्जेक्ट की बात करेंगे और इसका एक पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके चैनल पर विजिट करें और चीज़ों को समझें, देखें। मेन टॉपिक यही होती है कि हम कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, कुछ कन्फ्यूजन जो क्रिएट होंगे उसको सॉल्व किया जाएगा और जो कन्फ्यूजन एग्ज़ाम के टाइम तक रह जाते हैं वो किस प्रकार से हम सॉल्व करें उनके बारे में हर वीडियो में बातें होती हैं। तो जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 6 जनवरी 2022 में हिंदी का पेपर जो हुआ था सी-टेट में, वही आज प्रश्न होने वाले हैं और टॉप 30 प्रश्न होंगे। इन टॉप 30 प्रश्नों में यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है टॉप 30, इनमें आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके ज़रूर बताएं। और एक बात कि इसमें जो है जो पैराग्राफ हैं उनको भी लिया गया है, चाहे वो गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, पूरी तरह से व्याख्या की गई है और वहाँ पे समझाया गया किस प्रकार से हम जल्दी हल कर सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम में। तो वो भी बातें होंगी। कम समय में ज़्यादा प्रश्न हैं, व्याख्या अगर ज़रूरत होगी तो व्याख्या होंगी। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है और क्योंकि प्रीवियस ईयर है तो आपको पता है कि अगर आपको सी-टेट में अच्छा स्कोर करना है तो आपको प्रैक्टिस सेट के साथ साथ प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको करना होता है। चैनल पर पहली बार है, पहली बार हमारी वीडियो से अवगत हो रहे हैं, हमारे परिवार से पहली बार मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। क्या है आज के प्रश्न और क्या है वो गद्यांश पद्यांश जिसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। और जो अधिकतर छूट जाती हैं हम लोग अलग सेशन में लेते हैं कि बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसको अलग सेशन में लिया जाएगा। लेकिन टॉप 30 है, मैंने कहा था आपसे, तो जिस तरह से एग्ज़ाम में होते हैं प्रश्न उसी तरह से सेम प्रश्न होने वाले हैं। तो देखिए क्या है। सबसे पहले कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के लिए उचित उत्तर का चयन कीजिए। तो नीचे जो इससे संबंधित प्रश्न होंगे उनके उत्तर इन्हीं से संबंधित होंगे जो कि देने पड़ेंगे। और एक टिप मैं आपके लिए हमेशा शेयर करती हूँ, चाहे वो इंग्लिश पेडागोगी का पैराग्राफ हो या इंग्लिश में हो या पेपर 2 में पेपर फर्स्ट में हो या हिंदी के गद्यांश हो या पद्यांश हो, उनके लिए आपको क्या करना है कि मैं कहती हूँ कि जब एग्ज़ाम के टाइम में आप बैठते हैं तो पेपर कॉपी लेके बैठते हैं, क्योंकि पेपर कॉपी पेपर मिलता है, वहाँ पे पेज मिलता है और पेन मिलती है आपको। तो उस पेज में आप क्या करें, जब भी आप गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं तो गद्यांश को पहले ना पढ़ें, पहले प्रश्नों को पढ़ लें और प्रश्नों को पढ़ने के बाद उनको एक रफली नोट डाउन कर लें, उसी पेज पर एक साइड में नोट डाउन कर लें। और आप कहेंगे कि बहुत सारा काम करना रहता है, उसमें मैथ भी लगाना होता है तो ज़्यादा पेज जो होता है भर जाता है जल्दी, तो दूसरा पेज वो लोग दे देते हैं एग्ज़ाम के टाइम में जो टीचर्स होते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि क्या है प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। लोगों को किस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, ये रफली आप लिख लीजिए पेज पे बहुत फास्ट, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहेंगे आप डेली ना तो उस टाइम में फास्ट हो जाएगा। मैंने ये खुद अपने आप पे प्रैक्टिस किया और मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ठीक रहता है कि जब हम रफली लिख लेते हैं प्रश्नों को पेज पे तो जब हम पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें एक हिंट मिल जाता है कि यही प्रश्न था और इस प्रकार का प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये तो जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। भिन्न भिन्न शब्द है, ये देखिए व्याकरण से संबंधित है। हमें कैसी शिक्षा पद्धति चाहिए वो पैराग्राफ में होगा। कमज़ोर तबके के लोगों पर अधिक ध्यान देना है, तो याद रखिए कि रफली लिख लीजिए कि कमज़ोर तबकों से प्रश्न है तो कमज़ोर तबके के छात्र, इतना ही लिख लीजिए बस। साक्षरता का उपयोग तो विलोम शब्द क्या है, ये व्याकरण से संबंधित है। आधारित शब्द में प्रत्यय, ये भी व्याकरण से संबंधित है। आधुनिक, ये भी व्याकरण से संबंधित है। अब है देश के विकास और समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण, तो ये भी रफली लिख लीजिएगा। देखिए अगर आप लिखेंगे तो 3-4 ही प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको लिखने पड़ेंगे और 4 प्रश्न ऐसे हो जाते हैं, 4 से 5 प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जो व्याकरण से संबंधित होते हैं। तो व्याकरण से जो संबंधित होंगे वो पैराग्राफ से तो मतलब है नहीं उनका, तो वो रफली आप लिख लेंगे तो आप एक ठो हिंट पा जाएंगे आप कि हाँ इस प्रकार से प्रश्न था और जब हम पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा। देखिए पढ़ते हैं पैराग्राफ क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। देश, अब देखिए एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती है, इस बात की घबराहट होती है, कम समय होता है और सबसे पहले सीडीपी का पेपर आ जाता है। जब अगर सीरियल वाइज आप करेंगे तो सीडीपी आ जाएगा। हिंदी कहीं तीसरे स्थान पे आता है, दूसरे तीसरे स्थान पे आता है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ये लेंदे भी होते हैं, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं।
तो बस ध्यान से एक बार पढ़ेंगे मन को कंट्रोल करके तो हो जाएगा। देश के विकास और समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शिक्षा। देखिए, देश के विकास और समृद्धि के लिए प्रश्न पूछा है बीच में, हम लोगों ने अगर पेज पे नोट डाउन किए रहेंगे आप तो सही कर समझ पाएंगे। क्या ज़रूरी है? शिक्षा। आज हमारे देश में हमारा देश परिवर्तन के ज़बरदस्त दौर से गुजर रहा है। देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने साक्षरता तो पा ली है, लेकिन उभर रहे आधुनिक विश्व और भारत में नए ज़माने के अनुरूप रोजगार की योग्यता अभी भी उन्हें पानी है। हमें कमज़ोर तबके से प्रश्न पूछा था। मैंने कहा था कि इस प्रकार से प्रश्न जो हो उसको रफली नोट डाउन कर लीजिए। तो नोट डाउन करे रहेंगे तो आपको हिंट मिलेगा कि हमें कमज़ोर तबके के लोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह ऐसे लोग हैं जो शिक्षा के पायदान औरों की भांति नहीं चल पाते हैं या चढ़ पाते हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को यह स्वतंत्रता हो कि वे अपने बच्चों को किसी भी नज़दीकी स्कूल में ले जाकर भर्ती करा सकें और इस विश्वास के साथ घर लौट सकें कि उनके बच्चों को उस स्कूल में बेहतर और मुख्य आधारित शिक्षा मिलेगी, मूल आधारित। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? अगला है कि पैराग्राफ सही है, यानी कि गद्यांश सही है। भिन्न भिन्न बालकों में भिन्न भिन्न ज़रूरतें होती हैं। स्कूलों में सभी को उनकी ज़रूरत के अनुरूप ध्यान दिया जाए, ऐसी व्यवस्था स्कूलों में होनी चाहिए। हमें शिक्षा के प्रति अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण में भी बदलाव लाना चाहिए। हमें एक ऐसी शिक्षा पद्धति चाहिए जो प्रभावी होने के साथ साथ खुद को नवीनीकृत करने की क्षमता रखे। तो भिन्न भिन्न से भी प्रश्न पूछा था, ये आप रफली लिख लेंगे पेज पे तो आपको एक आउटलाइन हिंट हो जाएगा उस टाइम में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए, अब प्रश्न हल करते हैं। लोगों को किस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए? अभी बीच में आया था पैराग्राफ में, तो आप लिख लेंगे किस बात की स्वतंत्रता, तो आप हिंट कर पाएंगे वहाँ पे जब पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाने की, अपने बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में पढ़ाने की, अपने बच्चों को दूर के प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने की, अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में पढ़ाने की। तो देखिए, ये इन दोनों की तो बिल्कुल बात नहीं हुई है। अब दो बचा, तो पहले के सही आंसर की बात करेंगे तो आपको पता है कि क्या कहा गया था कि जो माता पिता हैं नज़दीकी किसी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा सके, तो वही पड़ोस के विद्यालय या नज़दीकी विद्यालय, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, अगर ऑप्शन आप पढ़ेंगे इस क्वेश्चन का तो आपको खुद लगेगा कि अगर आप पेडागोगी अच्छे से पढ़े हैं तो आपको लगेगा, रफली भी पढ़े हैं तब भी आपको लगेगा कि नेगेटिव, इसमें कौन सा पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा। सभी बच्चों की आवश्यकता एक जैसी है। देखिए, आपकी क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चे एक जैसी आवश्यकता वाले नहीं होंगे, ये गलत है। सभी बच्चों की आवश्यकताएँ सर्वथा भिन्न होती हैं। भिन्न बच्चों की आवश्यकताएँ भिन्न होती हैं। भिन्न बच्चों की आवश्यकताएँ एक जैसी होती हैं। तो दो जो है वो मिल रहा है, थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है लेकिन दो बिल्कुल ही नेगेटिव हैं। तो जो सबसे सही आंसर होगा कि भिन्न बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये जो है व्याकरण से संबंधित है। भिन्न भिन्न शब्द क्या है? निरर्थक शब्द युग्म है, तो निरर्थक तो नहीं है। निरर्थक वो शब्द हो जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वाक्य में रहने पर उनका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता वाक्य पर, वो निरर्थक शब्द हो जाते हैं। लेकिन अब ऑप्शन देखते हैं, तो ये तो हटा। पुनरुक्त शब्द, विलोम शब्द और भिन्नार्थक शब्द। तो देखिए, तीसरा भी ऑप्शन गलत हो जाता है और पहला भी। ना ही ये विलोम है ना ही ये निरर्थक है। दो ऑप्शन बचा, पुनरुक्त शब्द या भिन्नार्थक शब्द। तो देखिए, तो सही ऑप्शन है जो तीसरे का, वो पुनरुक्त शब्द है। ये दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक द्विरुक्ति एक पुनरुक्ति। तो पुनरुक्त वो हो जाते हैं जिनका जो है, ये ज़रूरी नहीं होता कि एक ही वर्ड दूसरी बार आए, वो दूसरी तरह से भिन्न भी आ सकता है। जैसे भिन्न भिन्न, जैसे को तैसा, इस तरह से जो वर्ड आते हैं वो पुनरुक्त शब्द वाले होते हैं। आगे देखते हैं, तो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि हमें कैसी शिक्षा पद्धति चाहिए। शिक्षा पद्धति कैसी चाहिए, ये CDP में या पेडागोगी जितना भी आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें बताया गया है। तो कैसे चाहिए शिक्षा पद्धति, लचीली या परंपरागत, पाश्चात्य या रूढ़? तो आपको पता है कि जो शिक्षा पद्धति होनी चाहिए वो बच्चों के हिसाब से क्या होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। आगे देखते हैं, कमज़ोर तबके के लोगों पर अधिक ध्यान की आवश्यकता है क्योंकि वह शिक्षा में पिछड़ जाते हैं, शिक्षा में सबसे आगे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं,
शिक्षा के अवसर अधिक प्राप्त करते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि शिक्षा में पिछड़े हुए हैं कमज़ोर तबके के लोग, उन पर इसी वजह से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं, साक्षरता का उपयुक्त विलोम शब्द है। साक्षरता का विलोम क्या होगा? निरक्षरता, अक्षरस्या, अशिक्षा, अनपढ़। तो आपको पता है कि साक्षरता का जो सही विलोम होगा वो निरक्षरता होगा, जो कि बहुत ही आसान है। आगे देखते हैं, आधारित शब्द में प्रत्यय है। तो आधारित शब्द को बांटते हैं पहले। आधारित, तो देखिए आ जो आगे है आ, ये आपका उपसर्ग हो गया। जो मूल वर्ड होगा वो धार होगा। अब ई की मात्रा लगी है छोटी वाली, तो लास्ट में इत, तो लास्ट में इत मिला आपको, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आधारित में प्रत्यय जो होगा वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इत हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। आगे देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है कि आधुनिक विश्व में आधुनिक शब्द क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या प्रविशेषण है? तो आपको पता है विशेषण किसे कहते हैं, है कि नहीं? अब प्रविशेषण वो होते हैं जो विशेषण की विशेषता बतलाएं, ठीक है, विशेषण की, जो खुद किसी संज्ञा की विशेषता बताता है या तो उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता को बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। तो विशेषण, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सही आंसर जो है 8वें का वो है दूसरा, आधुनिक शब्द एक विशेषण शब्द है, ठीक है। आधुनिक से पता चल रहा है कि विश्व कैसा है? आधुनिक है, नए रीति रिवाज इसमें आ रहे हैं, तो ये विशेषता बता रहा है। अगला क्वेश्चन है कि देश के विकास और समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है रीति रिवाजों का पालन, शिक्षित समाज, देश की सीमाएं, देश की जनसंख्या। तो देखिए पॉजिटिव क्या है देश के विकास और समृद्धि के लिए, वो आपको बताना नहीं है, कितना आसान है। 9वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20, शिक्षित समाज होगा तो विकास और समृद्धि देश को मिलेगी। आगे देखते हैं, जिस प्रकार से गद्यांश होता है उसी प्रकार से पद्यांश भी होता है एग्जाम के टाइम में। तो पद्यांश को पढ़ेंगे और इनसे संबंधित प्रश्न हल करेंगे। आगे देखते हैं, 15 क्वेश्चन तो इसी तरह से आ जाते हैं, कुछ गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछेगा और कुछ पद्यांश से संबंधित। 15 प्रश्न इस तरह से जाएंगे और 15 मेनली पेडागॉजी होती है आपकी। देखिए, चिड़िया तू जो मगन, यानी कि चिड़िया अगर तू खुश है, चिड़िया मतलब आपके मन की भावना को कवि यहाँ पे व्यक्त करना चाह रहा है। चिड़िया किसको कह रहा है? व्यक्ति के मन को। तो चिड़िया तू जो मगन, धरा मगन, गगन मगन, कि अगर चिड़िया खुश है या मन खुश है तो धरती भी खुश है और गगन भी खुश है। पढ़ लेते हैं, फैला ले पंख जरा उड़ तो सही बोली पवन। फैला ले पंख जरा उड़ तो सही बोली पवन। कहने का मतलब है कि सीमित न रहिए आप, ये दुनिया बहुत बड़ी है, वहाँ पे जाइए और चीज़ों को सीखिए। अब जब हौसलों से घोंसलों से आई निकल, अब जब हौसला से आप निकल आए हैं अंधेरे से, तो चल बड़ी दूर, बहुत दूर, जहाँ तेरे सजन, जहाँ आपकी सक्सेस है, जहाँ आपकी सफलता है, वहाँ पे जाइए और बहुत दूर जाइए। अपने हौसलों से अगर आप अंधेरे से निकल आए हैं तो वहाँ तक जाइए, अपने सक्सेस तक उड़ चलिए। वृक्ष की डाल देखे, जंगल ताल दिखे, खेतों में झूम रही धान की बाली दिखे, धान की बाली, गांव देहात दिखे, रात दिखे, प्रातः दिखे, खुलकर घूम यहाँ, यहाँ नहीं घर की घुटन, चिड़िया तू जो मगन। तो ये है पद्यांश। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न क्या हैं। फिलहाल हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, क्योंकि पद्यांश से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो आधा से ज़्यादा व्याकरणिक होते हैं। एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछ देता है आपके पद्यांश से। तो पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे तभी आप पद्यांश या गद्यांश पढ़ेंगे। यहाँ पे भले हम लोगों ने पद्यांश पहले पढ़ लिया। कविता का मूल स्वर क्या है? प्रकृति, मुक्ति, पशु पक्षी या हौसला। देखिए इसमें कवि ये कहना चाहता है कि आप जो अंधेरे से, जो सीमित स्थान पे रह रहे हैं, आप अंधेरे से निकले हुए हैं, वहाँ से आप मुक्त होइए, मुक्ति की बात हो रही है, ठीक है। प्रकृति की बात तो बाद में हो रही है। सबसे पहले चिड़िया तू जो मगन, धरा मगन, गगन मगन, यानी कि जो आपका मन है अगर वो मुक्तिपूर्वक है, बहुत खुला है, अंधेरे से निकला हुआ है, तो आप
सारी प्रकृति क्या है, खुश है। तो प्रकृति का दर्जा दूसरा है, आपका जो व्यवहार है, आपका जो मन है, उसको मुक्ति देने की बात कही जा रही है। आगे देखते हैं, चिड़िया से क्या करने के लिए कहा जा रहा है? अपने घोंसलों से बाहर निकल उड़ने के लिए, वृक्ष की डाल पर बैठकर दुनिया देखने के लिए। ये तो बात नहीं हो रही, उसमें क्या कहा गया है कि निकल के देखते हैं, देख लेते हैं क्या है। कहाँ गया? फैला ले पंख जरा उड़तों से ही बोली पवन, जब घोंसलों से आई निकल ना, कि घोंसलों से जब निकल आए हो तो क्या करना है, उड़ो और दुनिया को देखो। तो ये नहीं है गांव देहात घूम घूम कर घूमने के लिए, जंगलों में घूम कर उन्हें निहारने के लिए। 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा कि घोंसलों से बाहर निकलो और उड़ो, यानी कि अपने हिसाब से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। आगे देखते हैं, प्रकृति से जुड़े किस उपादान की बात पद्यांश में नहीं की गई है? पेड़ पौधों की बात की गई है, धान के खेत की बात की गई है, गांव देहात की बात की गई है, लेकिन चांद सूरज की बात नहीं की गई है, तो नहीं पूछा है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। घोंसले की दुनिया है, यानी कि जो अंधेरी की दुनिया है, जिसको घोंसले का एक आधार माना है कवि ने। तो क्या है घोंसले की दुनिया? असीमित है, सीमित है, खुशनुमा है या एकाकी है? अगर खुशनुमा होती घोंसले की दुनिया तो उससे बाहर निकलने के लिए कभी नहीं कहता। अंधेरा कभी भी खुशनुमा नहीं हो सकता। और जो सीमित होता है वो घोंसला क्या है, एक प्रकार का सीमित है, इसलिए वहाँ से निकलने की बात की गई है कि जब घोंसलों से निकल आई हो तो दुनिया को देखिए। चिड़िया की खुशी में कौन कौन मगन है या खुश है? धरती और आकाश, गांव देहात, जंगल ताल, धान की बाली। तो आपने पहला ही जब पढ़ा होगा कि चिड़िया ज्योतु मगन, धरा मगन और गगन मगन, तो सबसे लाइन में धरती और आकाश को खुश बताया गया है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 14 का। आगे देखते हैं, गगन की पर्यायवाची शब्द नहीं है। निगेटिव पूछा जा रहा है कि गगन की पर्यायवाची शब्द नहीं है। आसमान, आकाश, अनिल और अंबर। तो देखिए, गगन की पर्यायवाची आसमान भी है, आकाश भी है, अंबर भी है, लेकिन क्या नहीं है गगन की पर्यायवाची? वो है आपका सी, अनिल। तो अनिल मीन्स क्या होता है? अनिल क्या है? अनल होता तो दूसरा हो जाता, लेकिन अनिल है तो क्या ये भी अग्नि का ही पर्यायवाची है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन। कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है, यहाँ से पेडागॉजी शुरू हो गई है। कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारियों को मौखिक रूप से लेने के बजाय लिखित रूप से लेना पसंद करते हैं। इन शिक्षार्थियों की अधिगम शैली कौन सी है? कहने का मतलब है एक प्रश्न का कि जो बच्चे जानकारी ले रहे हैं, जो अधिगम ले रहे हैं, वो मौखिक रूप से नहीं, लिखित रूप से लिखकर उन्हें अच्छे से चीज़ों को याद आ रहा है। तो श्रव्य है, दृश्य है, या गतिबोधक है, या सौंदर्य बोध है? 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो 16 का सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, दृश्य। श्रव्य होता है तो बच्चे मौखिक तरीके से सुन लेते, लेकिन लिखकर उन्हें चीज़ें ज़्यादा सीखने के लिए मिल रही हैं, तो वो दृश्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया। रोल प्ले यानी कि एक्टिंग करना, अभिनय करना, जैसे कि नाटक में हर स्कूलों में लगभग होता है, जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल के संवर्धन पर काम कर रही है? अभिनय, लेखन, वाचन या पठन? तो 17 का सही आंसर आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। ये एक प्रकार का वाचन है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा? वाचन होगा। बच्चे आदान प्रदान करेंगे बात करके, कम्युनिकेट करके चीज़ों को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि क्लास में जब आप पढ़ा रहे हैं तो एज अ टीचर आपको मदर टंग की बात हो रही है कि बच्चों को मदर टंग में पढ़ाया जाएगी, उनकी क्षेत्रीय भाषा या उनकी मातृभाषा में। तो क्यों पढ़ाना चाहिए? यदि उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो सभी बच्चे एक समान गति से सीखेंगे। यदि शिक्षार्थी मातृभाषा में सीखेंगे तो वे सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे।
शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं को आसानी से समझ पाएंगे तथा कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृत अनुभव करेंगे। कक्षा में कम से कम भटकाव होगा। तो देखिए सही आंसर क्या है। सब पॉजिटिव चारों हो सकते हैं ऑप्शन, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो इसमें पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ एक ही है जो सबसे अच्छा पॉजिटिव है। तो सबसे बेस्ट चूज़ करना है आपको सीटेट के एग्ज़ाम के टाइम में। तो देखिए अगर सारे बच्चों को मातृभाषा से पढ़ाया जाएगा तो एक समान नहीं बच्चे सीखेंगे, क्योंकि 20 बच्चे क्लास में होते हैं। क्या अगर आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं या किसी स्कूल में इस टाइम है प्राइवेट स्कूलों में, तो आप देखते होंगे कि 20 बच्चे अगर हैं तो 20 बच्चों को भले ही मातृभाषा में पढ़ाया जाए, लेकिन एक समान नहीं सीख सकेंगे सब, क्योंकि उनका IQ लेवल या सीखने की गति अलग अलग होगी। तो यदि शिक्षार्थी मातृभाषा में पढ़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दे लें। मातृभाषा में भी पढ़ाया जाएगा तभी कुछ टॉपिक जैसे हैं वो समझ में नहीं आते। जैसा कि आप खुद पढ़ रहे हैं CTP और इंग्लिश हिंदी पढ़ रहे हैं, तो आपको ज़रूर कोई ऐसी सब्जेक्ट होगी जो आपको डिफ़िकल्ट लग रही होगी। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। वो आसानी से समझ पाएंगे और कक्षा में स्वयं लगेगा उन्हें कि हाँ मैंने कुछ सीखा है। आगे देखते हैं, शिक्षक उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं। यानी कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो जो उभरते लेखक हैं उनके कौशल को कैसे और सुधारा जा सकता है। विषयों पर स्पष्ट निर्देश देकर तथा शब्द सीमा तय करके शिक्षार्थियों के किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करके तथा उसे आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देकर शिक्षार्थी को अच्छी लिखाई में लिखने के लिए कहकर केवल आ गया तो केवल हटा दीजिए। 3 ऑप्शन बचे और 19 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, जो कि सबसे पॉजिटिव है कि उनका काम जो होगा वो अच्छा होगा, उन पे हम प्रशंसा करेंगे। या मान लीजिए अगर बच्चे को कहा गया कि बेटा आप पोएम सुनाइए और बच्चे ने पोएम अच्छे से सुना दी तो उसके लिए क्लैपिंग करवा दीजिए, और फिर आगे ये कहेंगे कि अगला जो पोएम है उसको और अच्छे तरीके से एक्शन के साथ याद करके आना, तो आपके लिए क्लैपिंग होगी दूसरी बार भी। तो इस प्रकार की प्रतिपुष्टि देना है बच्चों को, टिप्पणी देना है। आगे देखते हैं, योगात्मक आकलन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है योगात्मक आकलन का? विभिन्न विद्यार्थियों में तुलना करना तो समझ लीजिए बहुत ही नेगेटिव है, ये नहीं रखना है अपने आप को। शिक्षार्थियों पर बुद्धिमान औसत अथवा धीमी गति से सीखने का ठप्पा लगाना, प्रतिपुष्टि देना नहीं, ये भी नेगेटिव है। विद्यार्थी के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना, साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से कक्षा परीक्षा कराना। 20 के योगात्मक आकलन का उद्देश्य कितना इजी है, बहुत आसान भी है। जो टॉपिक्स हैं यानी कि जो ऑप्शंस हैं वो भी टफ नहीं है। तो सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा, जो आप पहले से जान चुके हैं। आगे देखते हैं, कक्षा 1 में बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें, ये कौन सी भाषा हो गई, स्मोकिंग, ये कोई भाषा नहीं होती, इसको हटा देंगे, मौखिक भाषा होगी यहाँ पे, मौखिक भाषा। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मौखिक भाषा के विकास पर अधिक केंद्रित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास कक्षा 1 के विद्यार्थियों को मौखिक भाषा कौशल में वृद्धि करने हेतु सक्षम बनाता है? रोल प्ले, व्याकरण खेल, बाल गीत गाना, वर्णमाला सीखना। तो सही आंसर की बात करें, बच्चों में मौखिक वृद्धि किस प्रकार से की जा सकती है, ये इसका मेन पॉइंट है। 21 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बच्चा जब रोल प्ले करेगा, अभिनय करेगा, ऐसे मान लीजिए कि हरिश्चंद्र जी का नाटक हो रहा है, उनमें बच्चे को रोल प्ले करना है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को बोलना चाहेगा, रिप्रेजेंट करना चाहेगा अपने आप को, तो उसका जो भाषा है, मौखिक भाषा है, वो बढ़िया होगी। आगे देखते हैं, शिक्षिका पाठ्य पुस्तक से एक लड़की के बारे में कहानी सुना रही है जो एक चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती है। अचानक उसे एक लड़का अली खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह उसने एक दिन पार्क में घायल पक्षी या गिलहरी की रक्षा की। कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? जैसे शिक्षिका हैं, वो कहानी में बता रही हैं कि एक चिड़िया है, उसका एक लड़की है जो बहुत अच्छे से देखभाल करती है, उससे दाना पानी देती है। वो उसी बात पे अली उठता है, खड़ा होता है, स्टैंड अप होता है क्लास में और कहता है कि मैं पार्क में गया था घूमने और मैंने एक पक्षी और गिलहरी को घायल देखकर उनको ठीक किया था, उनकी रक्षा की थी, उनको बचाया था। और वो क्या वर्णित करना चाह रहा है, उसे क्या कहानी से प्रतिपुष्टि मिली है या फीडबैक मिला है, उसने क्या सीखा है कहानी से। पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ा है उसने। शिक्षक को बीच में रोकना, ये कोई मतलब नहीं है, शिक्षक को बीच में रोका जा सकता है क्योंकि बच्चे अधिकतर ये काम करते हैं। अगर आप
सही भी पढ़ा रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मैम मैंने ये ऐसे पढ़ा था, बच्चों को कन्फ्यूजन जब होती है तो बच्चे रोक सकते हैं शिक्षक को। बोलने का अवसर मिलना तथा यह दिखाना कि वह कक्षा में सक्रिय है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे उसकी कक्षा में ध्यान खींचने की प्रवृत्ति, ये चौथा था। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, यहाँ पे ये चौथा है, उसकी कक्षा में ध्यान खींचने की प्रवृत्ति। थोड़ा सा इधर उधर हो गया। तो 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो 22 का सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कि उसने अपने पठन सामग्री को, कहानी को अपनी निजी लाइफ से जोड़कर देखा है। आगे देखते हैं, शिक्षिका कहानी समूह में भाषा कार्य करने के लिए दिया है। शिक्षिका ने कहानी समूह में भाषा कार्य करने के लिए दिया है। इस समूह कार्य के दौरान शिक्षिका की क्या भूमिका होगी? यह सुनिश्चित करना कि कार्य समय पर प्राप्त हो, इसके लिए उन्हें बार बार समय का याद दिलाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक के समूह में प्रतिभागिता बने तथा आवश्यकता पर उन्हें मदद देने की प्रयास करें। शिक्षिका को सभी समूहों को पूर्ण स्वायत्तता देनी चाहिए, इसलिए उसे कुर्सी पर अलग से बैठ जाना चाहिए, मतलब बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं करें। ये आप जानते हैं कि अगर कक्षा में शांति है तो ये पेडागोगी के हिसाब से सही नहीं है। 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो 23 का सही आंसर हो जाएगा वो सबसे पॉजिटिव हो जाएगा कि दूसरा वाला, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक के समूह में प्रतिभागिता बने तथा आवश्यकता होने पर उन्हें मदद करे। जैसे कि वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि बच्चों को आता सब कुछ है, थोड़ा सा हेल्प करने की ज़रूरत होती है वयस्क के द्वारा। पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है? लिखित प्रतीकों को उनकी ध्वनियों में अनुवाद करने की योग्यता, प्रवाह में पढ़ने के लिए वर्डों को समझने तथा उनके अर्थ खोलने की या सीखने की योग्यता, पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता, पठन सामग्री के में आए शब्दों को उनका अर्थ जानने की योग्यता। पठन अवबोधन की बात हो रही है। 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बहुत ही इजी है, ये भी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ट्विस्टेड करके नहीं, मॉडरेट तरफ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। जो ये 6 जनवरी 2022 का हिंदी का सेशन रहा है ये बढ़िया रहा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे? एक शब्द वाले प्रश्न यानी कि बंद शब्द वाले प्रश्न, या खुले अंत वाले प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न, या सत्य या असत्य प्रकार के प्रश्न। देखिए जो 25 का जो सही आंसर होगा वो वहीं से है। जैसे अगर आपने मैथ के पेडागोगी सेशन को पढ़ा होगा तो वहाँ पे खुले अंत वाले प्रश्न आते हैं और बंद अंत वाले प्रश्न आते हैं, जिसमें से सबसे बढ़िया होता है खुले अंत वाले प्रश्न। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे उठा के पूछ दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है? भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, यह व्यवस्थित है, यह नियमों तथा अपवादों का नियम है, यह अनेक विचारों का विचार है। सबसे बढ़िया इसका जो क्वेश्चन है वो पहला ही है कि यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है भाषा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं? संदर्भ में, पृथकता में, वर्णमाला के क्रम में, जब शब्द एक एक करके प्रस्तुत किए जाए। तो जो 27 का आंसर है वो आपका क्या है? जान ही गए होंगे कि भाषा को सर्वोत्तम सीखने का तरीका है उसको संदर्भ में प्रस्तुत किया जाए, व्याख्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जाए। अलग करके उसको वर्णमाला के द्वारा भाषा नहीं सीखा जा सकता है, वाक्य सीखे जा सकते हैं। हाँ, शुरुआत वहीं से होती है, वर्णमाला से ही, ये नहीं नकारा जा सकता। आगे देखते हैं, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? देखिए उपचारात्मक और निदानात्मक एक ही प्रकार की ये बातें हो जाती हैं, थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है। वो डिफरेंस क्या होती है कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो नोट डाउन जरूर करें। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य ये नहीं होता कि माता पिता को प्रतिपुष्टि देना, फीडबैक देना कि आपका बच्चा पहले से कितना अच्छा है। फीडबैक नहीं देना है किसी को। विद्यार्थियों की प्रगति तालिका को भरना, यानी कि बच्चे ने कितना सीखा है वो तालिका बनी हुई है उसको भरा जाए। संकल्पनात्मक आकलन के लिए योजना बनाना तथा प्रश्न पत्र तैयार करना। शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहाँ पिछड़ रहे हैं यह जानना। हाँ, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? समावेशी प्रगतिशील शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि बच्चे की समझ के स्तर को देखना है कि बच्चे ने पहले से कितना सीखा है और उन्हें हमें और कितना सिखाना जरूरी है उनके क्लास के हिसाब से। आगे देखते हैं, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को सुविधाओं के लिए पूरे पाठ में एक एक वाक्य को समझाना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर लिखवाने चाहिए ताकि विद्यार्थी को आसानी हो। ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करके करने के लिए प्रोत्साहित हो। शिक्षक विद्यार्थियों से जो भी अपेक्षा
करते हैं उसे प्रदर्शित करना चाहिए। देखिए चारों ऑप्शन बढ़िया हैं और पहले ऑप्शन थोड़ा सा नेगेटिव में जाता है कि एक एक या ये भी पॉजिटिव हम रख सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बच्चों को करके सिखाना है, स्वयं करेगा बच्चा, स्वयं करके फल करेगा, करके सीखेगा, खुद करके सीखेगा तो बच्चा प्रोत्साहित भी होगा और उसे समझ में आएगा कि कहाँ पे चीज़ें गलत हो रही हैं और कहाँ पे सही हो रही हैं। लास्ट और सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन बचा 30। रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस पर आधारित होना चाहिए? व्याकरणिक इकाइयों की ड्रिल और अभ्यास पर, शिक्षक द्वारा समझाए गए पाठ्य पुस्तक को पढ़ाकर। यह मान्यता है कि भाषा तभी सीखी जा सकती है जब शिक्षक विद्यार्थियों को भाषा सिखाए। जरूरी है भाषा तो हम मातृभाषा हम अपने परिवार से ही सीखते हैं। विद्यार्थियों के पूर्व अनुभव को आधार बनाकर प्रामाणिक कार्य तथा नवीन ज्ञान की खोज। देखिए सबसे बढ़िया 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो पूर्व अनुभव की बात हो गई और ये पूरा लाइन पॉजिटिव है तो चौथा ऑप्शन सबसे बढ़िया हो जाएगा। ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड एंड धन्यवाद।